हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे कि माई स्कूल में टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ऐसे कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो कि माई स्कूल में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज माई स्कूल क्या है कि एक मल्टी थ्रेड एसक्यूएल डेटाबेस होता है जो कि आप कह सकते हो करीब करीब 11 मिलियन इंस्टॉलेशन इसका अब तक हो चुका है। 11 मिलियन इंस्टॉलेशन मतलब कि आपका 1.1 करोड़ बार इसको इंस्टॉल किया जा चुका है। ये सब अब तक का आप कह सकते हो कि सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस होता है। ठीक। और ये सबसे खासियत आप कह सकते हो ये सबसे खासियत इसकी ये होती है कि ये ओपन सोर्स है। मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है, हर कोई इसको इंस्टॉल कर सकता है बिना किसी पेमेंट के। तो अगर आपका एक छोटा सा एंटरप्राइज है या फिर आप कर सकते हो कि अगर आप इंडिविजुअल इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो बिना किसी प्राइस को पे किए हुए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी दूसरे डेटाबेस की जैसे कि ओरेकल, ठीक है, तो ओरेकल में क्या होता है कि हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि जो ओरेकल होता है वो काफी आप कह सकते हो कि उसकी एक बड़ी टीम होती है, तो उन मैनेज करने के लिए उसका जो कॉस्ट आता है तो वो उनको पे करना पड़ता है। तो उस वजह से ओरेकल जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। लेकिन जो हमारा माई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। और जो हमारा माई होता है वो RDBMS होता है, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जो हमारा ओरेकल होता है वो RDBMS नहीं होता। और माई की एक और खासियत ये होती है कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि जैसे कि विंडोज, लिनक्स या फिर यूनिक्स, ये सभी के लिए सुटेबल होता है। तो हम लोग इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी भी डिवाइस पे हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये आप कह सकते हो कि आप एक तरह से कह सकते हो कि ये मतलब यूजर फ्रेंडली होता है और साथ ही साथ ये मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंडली होता है। मतलब कहीं भी इसको आसानी से यूज किया जा सकता है, ये इसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। और जो हमारा माई होता है इसको सबसे पहले एक प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बनाया गया था, जो कि एक कंपनी थी माई AB, उसके थ्रू ये ऑन किया था। बाद में इसको सन माइक्रो सिस्टम ने परचेस कर लिया था इस कंपनी को। और अब क्या हो रहा है कि जो सन माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, उस कंपनी को ऑरेकल ने परचेस कर लिया। तो अब माई जो है वो ऑरेकल के ही अंडर में आता है। लेकिन ऑरेकल के अंडर में आने के बाद भी ये अभी भी फ्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेक्निकल फीचर ऑफ माई तो माई के कौन कौन से टेक्निकल फीचर्स हैं। तो सबसे पहला इसका जो फीचर वो ये है कि जो हमारा माई होता है वो मल्टी थ्रेड एसक्यूएल सर्वर होता है, जो कि वेरियस क्लाइंट और वेरियस क्लाइंट प्रोग्राम और लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या होता है, इसको यूज करना काफ़ी आसान होता है। इसको हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हाईली फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब जैसे चाहे हम इसको जहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंपेटेबल ऑन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। मेमोरी एफिशिएंसी होती है, इसका परफॉर्मेंस जो होता है काफ़ी हाई होता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक और है कि ये GUI को सपोर्ट करता है। मतलब जैसे PHP में एडमिन आपने शायद सुना होगा या आपने भी यूज भी किया होगा, तो वो इसका है कि GUI होता है। तो GUI के थ्रू भी हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। या फिर आई थिंक एक कोई एक वेब बेंचमार्क करके कोई इसका एक ऑपरेटिंग मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है। शायद हम लोग उसको आगे इंटरव्यू में देखेंगे, मतलब आगे आने वाले जो हमारा कुछ पॉइंट होंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कोई वर्क बेंच, सॉरी हाँ, वर्क बेंच नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोग उसके थ्रू भी हम लोग इस GUI को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ माई तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं और हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमने एडवांटेज तो देख लिया काफ़ी, अब इसके हम लोग डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो माई इज नॉट वेरी इफिशियंट इन हैंडलिंग वेरी लार्ज डेटाबेस, मतलब कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो उसके लिए परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, माई वर्जन लेस देन 5.0 डू नॉट सपोर्ट कमिट
स्टोर प्रोसीजर एंड रोल बैक। मतलब कि जो माइस्क्वेल का हमारा वर्जन है 5.0 से नीचे, उसमें कमिट, स्टोर प्रोसीजर और रोल बैक का जो टर्म होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। अब ये सब क्या होता है, ये सब एक अलग इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो अगर आप एक बोलोगे तो मैं इसके पे ऊपर भी अलग इंटरव्यू क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये जानते हैं केवल कि जो माइस्क्वेल का जो वर्जन है 5.0 से नीचे, उसमें कमिट, स्टोर प्रोसीजर और रोलबैक सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, माइस्क्वेल डज नॉट हैव अ गुड डेवलपिंग एंड डिबगिंग टूल। मतलब इसके पास कोई अच्छा डेवलपिंग और डिबगिंग टूल नहीं होता, मतलब इसमें डिबगिंग करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, चौथा क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन जो होता है वो हमारा उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। पांचवा क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलपर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मतलब कि जो हमारा ऑरेकल होता है उसमें हम लोग बहुत से काम जो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन माइस्क्वेल में कुछ ऐसे लिमिटेशन होती हैं जो कि हम लोग उसके बियॉन्ड जाकर के वो परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ डेटाबेस इन माइस्क्वेल। तो माइस्क्वेल में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं, क्रिएट डेटाबेस यूजर। ठीक है, यूजर हमारा क्या होगा, डेटाबेस का नेम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ टेबल इन माइस्क्वेल। मतलब माइस्क्वेल में टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो माइस्क्वेल में टेबल क्रिएट करने के लिए इसका एक स्टेटमेंट होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, जो हम लोग टेबल का नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, वहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपना कॉलम का नेम। जैसे ये कॉलम का नेम ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, टाइप हो गया, ईयर हो गया, ये सारे कॉलम के नेम है। ठीक है, अब ऑब्वियसली उनका डेटा टाइप भी होगा। तो इनके डेटा टाइप्स हो गए हैं, वैरकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वैरकर डिफाइन कर दे रहे हैं, और एक कैर भी होता है, तो इसके डेटा टाइप्स हो गए। उनकी एक लिमिट भी होगी कि कितने लिमिट तक वो डेटा को स्टोर कर सकता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 128, ठीक है, 16, 4। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि हम कौन सा माइस्क्वेल का इंजन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, इनोडीबी यूज किया है। और भी बहुत सारे इंजन आते हैं, जैसे कि CSV होता है, ठीक है, माई ISM होता है, ISM होता है। तो इसके बहुत सारे इंजन होते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे टेबल के अकॉर्डिंग या फिर हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ब्लब इन माइस्क्वेल। ब्लब क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसका यूज क्या होता है कि जो हाई अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लब का यूज करते हैं। अब ब्लब में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइनी ब्लब होता है, ब्लब है, मीडियम ब्लब है, लॉन्ग ब्लब है। ठीक है, तो इन सभी को स्टोर करने के लिए हम लोग मतलब कुछ जो हाई लेवल के डेटा जो होते हैं, अब डेटा वो कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और वीडियोस, ये सब जो होते हैं वो काफ़ी आप कह सकते हो कि हाई अमाउंट ऑफ डेटा इनके पास स्टोर होता है। तो इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट एन इंडेक्स इन माइस्क्वेल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि माइस्क्वेल में इंडेक्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। तो माइस्क्वेल में जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का यूज क्या आता है, जो हमारा सर्चिंग मैकेनिज्म होता है उसको फास्ट करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। और इंडेक्सिंग के भी टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे रेगुलर इंडेक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी की हो गया, उसके बाद हमारा फुलफिल टेक्स्ट इंडेक्स हो गया, फुल टेक्स्ट इंडेक्स हो गया। तो ये सब हम क्या होते हैं, सभी इंडेक्स की मतलब कह सकते हो कि टाइप होते हैं। ठीक है, और हम लोग एक या एक से ज्यादा कॉलम में भी हम लोग इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब इंडेक्स को क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसका क्रिएट करने का स्टेटमेंट है, अल्टर टेबल यूजर ऐड, यूजर मतलब क्या होगा, आपका जो टेबल का नेम हो गया, ऐड इंडेक्स ईमेल 10, मतलब ईमेल क्या हो गया, कॉलम का नेम हो गया। ये उसकी आप कह सकते हो कि मतलब उसका जो अमाउंट हो गया, मतलब कितना स्टोर तक डेटा को क्योंकि ये मतलब अमाउंट कैप्चर कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर माइस्क्वेल व्यूज। व्यूज क्या है, एक तरीके से आपका वर्चुअल टेबल होता है। जो हमारा रियल टेबल होता है ये भी उसी तरह के टेबल होता है, लेकिन ये टेबल जो होता है हमारा वर्चुअल होता है। इसमें भी हम रोज और कॉलम को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग व्यूज क्यों बनाते हैं, तो व्यूज बनाते हैं हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और मेंटेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसका व्यू क्रिएट करने का भी एक स्टेटमेंट होता है। इस तरीके से हम लोग व्यू स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट है, इस तरीके से हम लोग व्यूज को क्रिएट
कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टेटमेंट, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम हो गया एज। अब हम ये हमारा जो एज होता है ये हमारा कंडीशन बता रहा है कि किस टाइप के व्यू के लिए हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ बता रहा है कि सेलेक्ट कॉलम का नेम, कौन कौन से कॉलम को हमको व्यू में रखना है। ठीक है, फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल होता है। अगर आपकी कोई कंडीशन होती है तो आप यहाँ पे कंडीशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग माइस्क्यूल में व्यूज को क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर माइस्क्यूल ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है कि आप कह सकते हो कि एक तरीके का स्पेशल स्टोर प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये एक तरीके का स्पेशल स्टोर प्रोसीजर होता है जो कि अपने आप इन्वोक हो जाता है, मतलब कि अपने आप कॉल होता है। जैसे हम लोग इसको कोई भी एक फंक्शन है जिससे कि हम लोग ट्रिगर, क्या होता है ट्रिगर का मतलब ही होता है कि ये चीज अपने आप कॉल होती है। जैसे ही इसका जो कंडीशन होता है फुलफिल होगा ये अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइप के ट्रिगर हम लोग यूज करते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, इतने टाइप से हम लोग जो हमारा ट्रिगर होता है उसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ मतलब आप कह सकते हो कि इसको डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो तरीके क्या होते हैं, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट और आफ्टर डिलीट। मतलब इतने तरीके से हम लोग, जो हमारा 6 टाइप का है, मतलब 6 तरीके से हम लोग जो हमारा ट्रिगर होता है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। बिफोर इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करने से पहले हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। आफ्टर इंसर्ट मतलब इंसर्ट करने के बाद हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। बिफोर अपडेट मतलब अपडेट करने के पहले हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। आफ्टर अपडेट मतलब कोई हमने रिकॉर्ड अपडेट किया उसके बाद हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। बिफोर डिलीट मतलब कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। और आफ्टर डिलीट मतलब डिलीट मतलब कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद हम लोग अगर कोई ट्रिगर हिट करना चाहें तो भी हम लोग इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज देयर एनी अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। मतलब कि क्या कोई ऐसा लिमिट होता है कि हम लोग एक टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो हाँ, इसके कुछ तो लिमिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 4009 4096 कॉलम को हम लोग एक टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टेबल इनो डीबी का होता है तो हम लोग केवल 1017 कॉलम ही वहां पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा नंबर ऑफ टेबल होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती क्रिएट करने की, हम लोग कितने भी नंबर ऑफ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे स्टोरेज पे, जहां हमने माइस्क्यूल को इंस्टॉल किया है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो टेबल है वो इनो डीबी है तो वहां हम लोग केवल 4 बिलियन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शेडिंग इन माइस्क्यूएल। तो शेडिंग मतलब होता क्या है, शेडिंग मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा टेबल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, वो होता है हमारा शेडिंग। अब शेडिंग का यूज क्यों करते हैं, तो शेडिंग का यूज किया जाता है सपोज अगर हमारे पास डेटा जो है डेटाबेस है वो काफी हैवी हो चुका है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीजें थोड़ी स्लो हो रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उस डेटा को कुछ बैकअप रख लेते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, उसका कहीं बैकअप रख लेते हैं। तो जो डेटा का हमें जरूरत नहीं होता है, जो डेटा का हमारा मतलब करंट टाइम जरूरत नहीं है, अगर कोई रिपोर्ट निकालना होता है तो हमें उस समय जरूरत पड़ती है उसकी, लेकिन करंट टाइम में अगर हमें इसको जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम लोग क्या करते हैं उस डेटा को बैकअप निकाले कहीं और रख लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारा मेन डेटाबेस है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इससे क्या होगा फिर से उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो बढ़ जाती है। तो शेडिंग मतलब यही होता है कि जो हमारा टेबल होता है उसको ब्रेक कर देना छोटे छोटे पार्ट में, जो हमारा डेटाबेस होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, ये होता है हमारा शेडिंग। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, शेडिंग मेक द डेटाबेस स्मॉलर, ठीक है, डेटाबेस को स्मॉल कर देता है, डेटाबेस को ये फास्ट कर देता है। ठीक है, और डेटाबेस मच मोर इजिली मैनेजेबल, डेटा को जो मैनेज करना होता है वो काफी आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन समटाइम मतलब कि शेडिंग कैन बी ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन समटाइम, हाँ इसको जो जो हमारा शेडिंग होता है ये कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मेन डेटाबेस है हम लोग उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको ब्रेक करने में थोड़ा हमें सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं डेटा लॉस ना हो जाए, कहीं कोई डेटा डिलीट ना हो जाए, या फिर कहीं कोई डेटा गलती से कुछ मतलब आप कह सकते हो करप्ट ना हो जाए, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा जो शेडिंग होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होती है। ठीक है,
शेडिंग रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ द डेटाबेस, मतलब कि जो डेटाबेस को मैनेज करने का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजेक्शन इन माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल में ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो जो भी हमारे माइस्क्यूएल में ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, ठीक है, अपडेट होता है, फिर डिलीट जो होता है, या फिर जो भी हम क्वारीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये सभी मेरे क्या है, ये सभी तरीके का ट्रांजेक्शन है। ठीक है। और इस ट्रांजेक्शन में आप कह सकते हो कि एक मेन क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि एक तरीके का मेन एक्शन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि मेन क्राइटेरिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कमिट और रोल बैक। ठीक है। सपोज आप एक क्वारी क्वारी परफॉर्म कर रहे हो इंसर्ट का, ठीक है, या फिर आप क्वारी परफॉर्म कर रहे हो अपडेट का। अब सपोज आप कैसे आप उसी को, सपोज आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप इंसर्ट डेटा कर रहे हो फिर अपडेट कर रहे हो, आप इस चीज को इंश्योर कैसे करोगे कि जो भी मेरा काम हुआ है वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, मेरा डेटा प्रॉपर डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है कि नहीं, प्रॉपर प्रॉपर टेबल में इंसर्ट हुआ है कि नहीं। उस चीज के लिए होता है क्या है, कमिटेड। मतलब जो कमिट नाम का जो हमारा इसका एक टर्म होता है, जो फंक्शन होता है, वो बताता है कि जो भी वो हमें क्या कर देगा, सक्सेसफुली रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। अगर सब कुछ सक्सेसफुली डेटा वहां पे जा चुका है, डेटा इंसर्ट हो चुका है, तो हमें क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, मतलब आपका जो ऑपरेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद एक टर्म होता है रोल बैक। रोल बैक क्या होता है कि सपोज जो डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है जब हम लोग कोई बल्क ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब हम लोग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब सपोज होता क्या है कि मान के चलिए अगर हम 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर 10 रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस 10 रिकॉर्ड में से कोई एक रिकॉर्ड गलती से सक्सेसफुली परफॉर्मेंस उसका नहीं हो पाया, मतलब वो फेल हो गया, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, जो हमारा कमिटेड रहेगा, जो हमारा कमिट फंक्शन होगा वो क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। लेकिन अब जो डेटा जा चुका है वो डेटा तो मतलब अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई कौन सा डेटा मेरा गया, कौन सा डेटा नहीं गया। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई जो भी मेरा डेटा अब तक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो फिर से रोल बैक हो जाए, मतलब फिर से अंडू हो जाए। उस केस में जो हमारा रोल बैक का नाम का जो टर्म होता है, जो फंक्शन होता है, वो हमारा वर्क करता है। तो यह करेगा कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन फेल हुआ, अगर किसी ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पूरे डेटा को कर देगा रोल बैक। और अगर सक्सेसफुल सब कुछ हो चुका है, तो जो हमारा कमिटेड होता है वो हमें दे देगा रिटर्न ट्रू। और उस केस में हमारा जो रोल बैक होगा वो आप कह सकते हो कि एक्शन में नहीं आएगा। ठीक है। इसकी कुछ आप कह सकते हो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइस्क्यूएल एंड एसक्यूएल। जो हमारा एसक्यूएल होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो कि इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है माइस्क्यूएल से, ठीक है, डेटाबेस में। माइस्क्यूएल क्या होता है, ये एक डेटाबेस होता है जिसका यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब पीएचपी जो आप जानते हैं कि लैंग्वेज होती है, उस पीएचपी लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए, ठीक है, या फिर उसमें स्टोर करने के लिए हम लोग पीएचपी का यूज करते हैं। एसक्यूएल क्या होता है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, जबकि जो हमारा माइस्क्यूएल क्या होता है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा एसक्यूएल होता है, इसका यूज किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, और जो हमारा माइस्क्यूएल होता है इसका यूज किया जाता है डेटा को हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए, फिर मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टेबल टाइप्स या स्टोरेज इंजन प्रेजेंट इन माइस्क्यूएल। मतलब माइस्क्यूएल में कितने टाइप्स के स्टोरेज इंजन प्रेजेंट हैं। ठीक है। पहला क्या है, आईसैम, दूसरा माई आईसैम, तीसरा मर्ज, चौथा है इनोडीबी, पांचवा मेमोरी या फिर इसको हम लोग हीट टेबल भी बोलते हैं। ठीक है। छठवा है आर्काइव, सातवां बीडीबी, आठवां सीएसवी, और नवा है फेडरेटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेन की इन माइस्क्यूएल। फॉरेन की क्या होता है कि यह एक ऐसा की होता है जिसका यूज किया जाता है दो टेबल के बीच में लिंकिंग करने के लिए। ठीक है। या फिर दो टेबल, अगर डेटाबेस, अगर हमें पास दो टेबल है और उनसे हमें डेटा को निकालना होता है, तो वो डेटा हम लोग निकालते हैं फॉरेन की को यूज करके। मतलब दो टेबल को लिंक करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं। और जो हमारा फॉरेन की होता है, किसी एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाकर के वही जो की होता है वो फॉरेन की बन जाता है। मतलब किसी एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए वो फॉरेन की बन जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हाउ टू इम्पोर्ट अ डेटाबेस इन माई स्क्यूएल में डेटाबेस को इम्पोर्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो माई का डेटाबेस सबसे पहले हम लोग जो इंपोर्ट है वो करते क्यों हैं। तो इंपोर्टिंग डेटाबेस इन माई स्कूल इज ए प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब अगर हमें कोई डेटा, जो हमारा डेटाबेस है, अगर हमको उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली अब इंपोर्ट करने के लिए हमें कुछ तो टूल यूज करना पड़ेगा। तो उसमें हमें तीन टाइप के इसमें टूल्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं जनरली। वो क्या होते हैं, कमांड लाइन टूल, मतलब कमांड लाइन के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, माई वर्क बेंच, जैसा हमने पिछले देखा था एक इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो वहां पे हम माई वर्क बेंच का यूज करते हैं। ये एक तरीके जीवाई भी होता है, ठीक है। और तीसरा होता है पेची माई एडमिन, ये भी एक तरीके का जीवाई होता है जिससे हम लोग आसानी से, मतलब ये दो दो पार्ट होते हैं, इसके थ्रू हम लोग आसानी से माई से डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कमांड लाइन टूल की, तो ऐसे कुछ कमांड होते हैं, माई डम हाइफन यू यूजर नेम हाइफन पी डेटाबेस का नाम, और ये जो हमारा सिंबल है ग्रेटर देन, ये बता रहा है कि जब आपका डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा तो वो कहाँ पे सेव होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इस कमांड को हिट करेंगे तो जो भी हमारा यूजर नेम रहेगा, उस यूजर नेम के बिहार पे जो हमारा पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड हमसे दोबारा मांगेगा जब हम डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ज्वाइंट्स एंड टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो ज्वाइंट जो होता है वो क्या, उसका यूज क्यों किया जाता है, दो या दो से ज्यादा टेबल से डेटा को गेट करने के लिए हम लोग ज्वाइंट्स का यूज करते हैं। ज्वाइंट कितने टाइप्स का होता है, इनर ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, राइट ज्वाइंट और क्रॉस ज्वाइंट या फिर फुल आउटर ज्वाइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ ज्वाइन, मतलब कितने जो हमारे फोर टाइप्स के ज्वाइन होते हैं वो उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहला तो जैसे हमने देखा था, इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है और क्रॉस ज्वाइन है, फिर आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है कि जब भी कोई रिकॉर्ड, दो टेबल जो रिकॉर्ड होता है अगर वो मैच कर जाएगा तो हमें रिकॉर्ड दे देगा। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि जो भी हमारे लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड है वो सारे के सारे देगा ही, और जो भी मैचिंग रिकॉर्ड है राइट टेबल से वो भी दे देगा। राइट ज्वाइन क्या होता है कि जो हमारा रिकॉर्ड मैच कर रहा है दोनों टेबल से वो तो देगा ही देगा, साथ साथ जो राइट टेबल का जो डेटा रहेगा वो भी हमें दे देगा, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है कि ये सारे रिकॉर्ड हमें दे देगा, मतलब जो भी मेरे पास रिकॉर्ड रहेंगे दो टेबल में वो सारे रिकॉर्ड हमें दे देगा, फिर चाहे वो लेफ्ट टेबल में हो या फिर राइट टेबल में हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर इन ए डेटाबेस। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, एक्चुअली कि आप कह सकते हो कि एक तरीके का फंक्शन होता है जो कि हम लोग माइस्क्यूएल में यूज करते हैं या फिर डेटाबेस में यूज करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल कोई लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को हम लोग जैसे चाहे जहां चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो स्टोर प्रोसीजर होता है वो भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक फंक्शन होता है, एक तरीके की क्वेरी होती है, ठीक है। इसका हम लोग यूज करते हैं जो हमारा ऑपरेशन होता है उसको और आसान बनाने के लिए। तो जो हमारा स्टोर प्रोसीजर होता है उससे होता क्या है कि जो हमारा समय लगता है किसी क्वेरी को बार बार लिखने में वो हमारा बच जाता है। अब स्टोर प्रोसेस हम लोग किस टाइप की क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से सारी क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट हुआ, अपडेट हुआ और डिलीट हुआ। ये तीनों ऑपरेशन हम लोग स्टोर प्रोसीजर से हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। द स्टोर प्रोसीजर में कंटेन अ कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ और केस और लूप्स। मतलब हम लोग यहाँ पे इफ का, केस का और लूप, इन तीनों स्टेटमेंट का भी हम लोग आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम लोग से कुछ बेनिफिट देख लेते हैं कि स्टोर प्रोसेसर के बेनिफिट क्या होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये जो हमारा होता है ना, आपने टर्म सुना होगा एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब इसको हाईजैकिंग बोलते तरीके से डेटाबेस को हाईजैक कर लेना। तो ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है ये उससे प्रिवेंट करता है, मतलब ये उस चीज से रोकता है, ठीक है। अब इसके सबसे पहला जो, अगर आप इसका बात करते हैं फीचर्स की या फिर एडवांटेज की, तो वो क्या होता है कि इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। ये जो हमारा एप्लीकेशन होता है इसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जो हमारा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो जो डेटाबेस हमारा होता है उसके बीच में जो ट्रैफिक होता है ये उसको भी रिड्यूस कर देता है। तीसरा क्या होता है, अ, जो हमारा एप्लीकेशन का जो रियूजेबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब जो उसको हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोग कोई एप्लीकेशन ऐसे बनाना चाहिए कि उस चीज को रीयूज करना आसान हो जाए, मतलब उसको कुछ ऐसा ना हो कि हमें कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी फंक्शन चीजों के लिए बार बार में लिखना पड़े। हम उस चीज को इतना डायनामिक बना दें कि
उस चीज को रीयूज करना बार बार आसान हो जाए, कि हमें उसके लिए लंबे लंबे कोड बार बार ना लिखना पड़े, या फिर बार बार हमें कोई स्टेटमेंट ना लिखना पड़े। ठीक है। तो जो स्टोरेज प्रोसीजर क्या होता है, वो क्या करता है कि रीयूजेबल टू एनी एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि ये चीजों को ऐसे बना देता है कि उसको रीयूज करना आसान हो जाता है, मतलब उसको बार बार आपको हर चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने इसको एक बार डिफाइन कर दिया, आप उसको आसानी से हर बार आप उसको आसानी से रीयूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि चीजों को ऐसे बना देता है कि उसको रीयूज करना आसान हो जाता है। चौथा क्या है कि ये जो हमारा स्टोर प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सिक्योर होता है। ठीक है, इसको यूज करना थोड़ा सिक्योर होता है। अगला का क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ प्रोसीजर। अब प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, डेलीमीटर, दो डॉलर से हम लोग इसको डेलीमीटर वो करते हैं, मतलब डिफाइन कर रहे हैं इसको। क्रिएट प्रोसीजर, ये हमारा प्रोसीजर का नाम हो गया, जैसे हमने बताया था कि एक तरीके का फंक्शन होता है। ठीक है, ये फंक्शन का नाम हो गया। ये क्या कर रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, बिगिन। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे बता रहा है कि अब मतलब डेटा, अगर हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन ऑब्वियसली कोई परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करेंगे, या तो उसको अपडेट करेंगे या डिलीट करें, फिर डेटा गेट करेंगे। तो ये बता रहा है कि हम अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये मेरा परफॉर्म हो जाएगा तो एंड एंड किससे करेंगे, ये डेलिमिटेड जो हमारा डॉलर था इससे हम लोग इसको एंड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हीप टेबल। तो हीप टेबल को हम लोग मेमोरी टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग हीप टेबल भी बोलते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है हाई स्पीड स्टोरेज के लिए। अगर हम लोग कुछ ऐसा डेटा हमारे पास है जो जिसके हम लोग चाहते हैं कि इसका जो ट्रांजेक्शन वो काफी ज्यादा फास्ट हो। ठीक है, लेकिन ये डेटा टेम्पररी होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है कि जो हम लोग हीप टेबल में जो डेटा यूज करेंगे वो डेटा टेम्पररी होना चाहिए, ना कि परमानेंट डेटा। तो टेम्पररी डेटा और हाई स्पीड डेटा को परफॉर्म करने के लिए हम लोग हीप टेबल का यूज करते हैं। अब हीप टेबल में कंडीशन क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ब्लब और टेक्स्ट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द ब्लब एंड टेक्स्ट डेटा टाइप इन माइस्क्वेल। तो जो हमारा ब्लब होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका यूज किया जाता है जो हमारा ज्यादा हैवी डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लब का यूज करते हैं। फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा बाइनरी डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लब का यूज करते हैं। और जो हमारा टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, उसको हम लोग टेक्स्ट में स्टोर करते हैं। ब्लब वैल्यू आर ट्रीटेड एज बाइनरी स्ट्रिंग। जैसे हमने देखा कि जो ब्लब होता है वो क्या होता है, डेटा को एज ए बाइनरी कंसिडर करता है, उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो नॉन बाइनरी स्ट्रिंग को स्टोर करता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चन कवर किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। और ये आपको और साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड होंगे उनको भी काफ़ी हेल्प कर सकता है ये जानने में कि माइस्क्ल में किस किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।